नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आ चुके हैं 5 मार्च जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ पे बरसाई गोलियां, एक जवान शहीद। बेहद बड़ी खबर, नौशेरा में एलओसी के समीप घुसपैठ का प्रयास भी सेना ने किया विफल। आतंकी ढेर तलाशी अभियान जारी। 2 बड़ी खबरें आई जम्मू कश्मीर से। दूसरी बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र के आसमान में जो आग के गोले गिरे, असल में वो उड़न तस्करी नहीं न उल्का पिंड। सामने आई चाइनीज कनेक्शन। जी हाँ, क्या चाइना ने कुछ ऐसा दागा था, उसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, विदेश मंत्री एस जयशंकर को पीएम मोदी ने लगाई फटकार। कहा, पड़ोसी मुल्क भारत को न जाने क्या क्या कह रहे हैं और तुम चुप बैठे हो। लगाई फटकार। कहा, तत्काल विदेश मंत्रालय करारा जवाब दे उन देशों को जो भारत की कर रहे आलोचना। चौथी बड़ी अपडेट, पीएम मोदी ने नफ्ताली बेनेट इजरायली पीएम से की बातचीत, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच युद्ध पर भारत के रुख की ऑस्ट्रेलिया ने की सराहना। कहा, पीएम मोदी ने पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति से बातचीत कर शांति समझौते की बात बार बार कही है। इस बीच सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। महंगाई किस कदर है, 480 रुपये किलो चावल। आलू के दाम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान में कैसे जबरन गायब हो रहे लोग, बलूचिस्तान के पीछे पड़ी है पाक आर्मी, चौंकाने वाले आंकड़े, वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ पर बरसाई गोलियां, एक जवान शहीद। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के मौसुमा में आतंकियों ने एक बार फिर से दुस्साहस किया है। आपको बता दें, सोमवार को मौसुमा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया और जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के मौसुमा पुल इलाके के पास सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला कर दिया था और इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं, जबकि 1 जवान शहीद हो गए हैं। ये दुखद खबर जम्मू कश्मीर से निकल के आई। और दूसरी जो जम्मू कश्मीर से खबर निकल के आई है कि सेना ने नौशेरा में एलओसी के समीप घुसपैठ का प्रयास जो है विफल किया है। पाकिस्तानी घुसपैठियों को सेना ने ढेर कर दिया है। जी हाँ, सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को सेना ने किया ढेर। रजौरी जिले के नौशेरा में एलओसी पर समीप सेना के एक आतंकी को मार गिराने में सफलता मिली है। सेना ने एलओसी के आसपास के क्षेत्र में आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान छेड़ दिया है। अन्य विवरण प्रतीक्षात्मक है। जानकारी के अनुसार राजौरी जिले के नौशहरा में एलओसी पर तैनात सतर्क भारतीय सेना के जवानों ने सीमा पर कुछ हलचल देखी थी। उनने तुरंत सीमा पार पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर नज़र रखना शुरू कर दिया। कुछ समय के उपरांत पाया गया कि सीमा पार पाकिस्तान की ओर से कुछ लोग आतंकी घुसपैठ का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कुछ आतंकी भारतीय सीमा की ओर बढ़े तो सतर्क भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने की भी चेतावनी दी। आतंकियों ने सेना के आत्मसमर्पण की चेतावनी को अनसुना किया, जिस पर फायरिंग शुरू किया और भारतीय सेना ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए पाकि घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। एक और अपडेट, महाराष्ट्र में आसमान से जो उल्कापिंड गिरा, असल में वो ना तो उल्कापिंड था और ना ही उड़न तस्तरी निकल के आई है। चीनी साजिश। जी हाँ, क्या चीन ने दागी भारत पे मिसाइल। शनिवार को महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आसमान में आग के गोले बरसे थे। न वो कोई उल्का पिंड निकला, न सैटेलाइट के टुकड़े और न ही यूएफओ। फिर वो आग के गोले क्या थे, भारत में ही क्यों गिरे, भारत में गिरे या गिराए गए, ये चर्चा बरकरार है। इस बीच नासा ने साफ किया है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के सिंधवाही तालुका के गांव में जो लोहे की रिंग चीज पड़ी हुई मिली, वो चीन के रॉकेट के मलबे का हिस्सा है। शनिवार को महाराष्ट्र के खानादेश से लेकर धुले, जलगांव से लेकर विदर्भ के अमरावती, चंद्रपुर तक करीब 10 जिलों में आसमान से आग के गोले बरसे थे। स्थानीय लोगों ने इससे पहले ऐसे दृश्य सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखे थे। इसे मोबाइल कैमरे पर शूट किया गया था, तो अपनी जानकारियों के हिसाब से चर्चा में लग रहा था। हालांकि ये उल्कापिंड और उपयो नहीं है। इस बीच जो बड़ी खबर निकल के आई है, वो ये चीन के रॉकेट के मलबे का हिस्सा बताया गया है। जी हाँ, ये खुलासा हो गया है कि चीन के रॉकेट का ये मलबा है। तो अपने आप में अब आप समझ सकते हैं कि चीन ने जो रॉकेट दागी थी, उस मलबे की स्पीड से, इतनी स्पीड से जिसका मलबा गिर रहा था। शनिवार में महाराष्ट्र के खानादेश से
लेकर धुले तक इस तरीके के मामले आने के बाद चिंता बढ़ गई थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की पीएम मोदी ने जयशंकर को दी हिदायत, कहा कोई भी भारत की अगर आलोचना करे तत्काल और माकूल जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पड़ोसी मुल्कों में जारी राजनीतिक स्थिति को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर साथ बैठक के रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की चुप्पी और भारत ने जिस तरीके से रूस का समर्थन किया, ऐसे में ब्रिटेन से लेकर के अमेरिका तक कई देशों ने भारत की आलोचना कर रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एस जयशंकर को एक तरीके से हिदायत दी कि भारत पर उंगली उठाने वाले हर उस देश का करारा जवाब दिया जाना चाहिए, चाहे फिर वो कितना भी मित्रवत देश क्यों न हो, क्योंकि भारत अपनी पारदर्शिता और भारत अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकता है। भारत ने हमेशा मानवता की भलाई के लिए स्टैंड लिया है, चाहे रूस और यूक्रेन युद्ध में हो, अपने भले के साथ साथ मानवता के लिए भी हमेशा स्टैंड किया है और भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध को हमेशा से खत्म कराने के पक्ष में रहा है। लेकिन जिस तरीके से देशों ने भारत को टारगेट किया, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है स्पष्ट तरीके से उन देशों को जवाब दिया जाना चाहिए। हम चलते हैं और अपडेट। पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट के साथ बातचीत की, कहा कोविड से हो रहे हैं ठीक। पीएम मोदी ने दी जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट से बातचीत की और पुष्टि की है, कहा कि वो कोविड से ठीक हो रहे हैं। साथ ही कहा है कि हमने हाल की वैश्विक घटनाओं पर भी चर्चा की है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में भारत इजराइल सहयोग की भी समीक्षा की। मैं अपनी चर्चाओं को जारी रखने के लिए बहुत जल्द भारत में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूँ। नफ्ताली बेनेट 3 से 5 अप्रैल तक नई दिल्ली के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन कोरोना संक्रमित होने के चलते उनके भारत दौरा फिलहाल के लिए टाल दिया गया। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। युद्ध पे भारत के रूख की ऑस्ट्रेलिया ने की सराहना। बैरी ओफेरल बोले पुतिन और जेलेंस्की से कई बार बात कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफेरल ने बताया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच शुरू होने वाले अब तक के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 3 बार और यूक्रेनी राष्ट्रपति से 2 बार बातचीत कर शांति समझौते पर लगातार प्रस्ताव दे रहे हैं। भारत ऐसा देश है जो बार बार शांति की वकालत कर रहा है। रूस के बीच जारी युद्ध को 39 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफेरल ने शुक्रवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मुलाकात की थी और राज्य में उद्योग तथा पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में संभावनाओं पर चर्चा की। विजयन ने ट्वीट करके बताया था कि बातचीत लाभदायक रही और राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के निर्देशकों में आमंत्रित किया था। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अभी पीएम पद पर बने हुए हैं। श्रीलंका में 36 घंटों के राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू का उल्लंघन करके और बदहाल आर्थिक संकट के मद्देनजर सरकार विरोधी रैली आयोजित करने पर पुलिस ने मध्य प्रांत के एक विश्वविद्यालय के छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें कर उन्हें तितर बितर करने का प्रयास किया। वहीं आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को इस समस्या से उबरने के लिए सर्वदलीय कार्यवाही गठन किया। हम चलते हैं और अपडेट। श्रीलंका में हालात बेहद खराब। 480 रुपये किलो चावल, तेल भी कई गुना बढ़ गए। श्रीलंका के आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक संकट भी गहराता जा रहा है। बीती रात सरकार के पूरे मंत्रिमंडल ने जहां इस्तीफा दे दिया, तो ही महंगाई चरम पर पहुंच गई। अब इसी महंगाई पर हम आपका ध्यान केंद्रित कराते हैं और दिखाते हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। कोलंबो के इकोनॉमिस्ट सेंटर में रिटेल और होलसेल में अनाज बिकता है। इतना ही नहीं, पूरे श्रीलंका की राइस मिलों से चावल यहाँ आता है। साथ ही भारत, पाकिस्तान जैसे देशों में आयात होने वाला चावल भी बाजार के जरिए लोगों के घरों तक पहुँचता है। तो अब ज़रा रेट भी समझ लीजिए। 1 लीटर नारियल तेल की कीमत 900 रुपये हो चुका है। इसके साथ ही नारियल तेल जो 350 रुपये चुकाना पड़ता था, अब वो 900 रुपये हो गया है। मूंगफली की कीमत 900 रुपये हो गई है। 180 रुपये में 250 ग्राम लहसुन बिक रहा है। चावल और आलू के दाम भी समझ लीजिए। बासमती चावल की कीमतें 400 से 480 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं चावल पहले 200 से 300 में था। दुकानदार कहते हैं कि डीजल की कमी से ट्रांसपोर्ट का फ़र्क पड़ रहा है। इसके साथ ही दाल 500 रुपये पहुँच चुकी है। 1 लीटर दूध 200 लीटर पहुँच चुका है। 200 रुपये लीटर दूध पहुँच चुका है। इस तरीके से महंगाई बेतहाशा है। एक और
और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान में जबरन गायब हो रहे लोग, बलूचिस्तान ने सत्ता जाति देख कर दी चढ़ाई, बलूचिस्तान आर्मी जो है वो कर रही बड़ा खेल। जबरन गायब होने के मुद्दे में पाकिस्तान विशेष रूप से बलूचिस्तान प्रांत को त्रस्त कर दिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जबरन गायब होने के 22,000 मामलों में से 348 नाम प्रांत के कोहलू जिले से हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा बलूचिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशियल किडनैपिंग के कई मामले सामने आए हैं और यहाँ अपहरण और जबरन गायब होने के मामलों को लेकर दुनिया भर में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी को बलूच लोगों के ये कहर 2 दशकों से अधिक समय से जारी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बात करें तो मामला जो है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जबरन गायब होने की बात सामने आई है। हम चलते हैं और अपडेट। चीन की दोस्ती पड़ी पाकिस्तान श्रीलंका को भारी, कहीं राजनीतिक उठापटक तो कहीं आर्थिक संकट। ड्रैगन के कर्ज जाल ने बढ़ा दिया है दोनों देशों पर संकट। दोस्तों, माने या ना माने लेकिन दोनों ही देशों में भुखमरी के साथ साथ बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और करेंसी में गिरावट को लेकर ही युद्ध छिड़ा हुआ है। सड़कों पे लोग अगर श्रीलंका में हैं तो बढ़ती महंगाई की वजह से हैं, सड़कों पर अगर पाकिस्तान में विपक्ष है तो बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी के लिए है। और इन सब का मेन रीज़न चाइना है। चाइना ने जिस तरीके से कर्ज देकर पाकिस्तान और श्रीलंका को कर्ज के बोझ तले दाब दिया है और उसके वजह से वहाँ की करेंसी पूरी तरीके से डाउन हो गई है। वहाँ पे हालात, अर्थव्यवस्था बेहद ख़राब है। इस वजह से अब ये दोनों के देशों के नाम और निशान मिटने वाले हैं। एक और अपडेट। चीन में कोरोना से हाहाकार बुलानी पड़ी सेना, शंघाई की 2.5 करोड़ आबादी का होगा कोविड टेस्ट। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। लाखों लोग लॉकडाउन के कारण अपने घरों में बाहर नहीं निकल रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 438 नए मामलों की पुष्टि की गई है। साथ ही 7788 ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। दोनों तरह से के मामले कल की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हैं। त्रिपुरी प्रांत जिलिन में रविवार कोरोना वायरस के कुल 4455 नए मामले सामने आए हैं। तो दोस्तों, हालात जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बेकाबू चाइना में भी होते दिखाई दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से चीन के लिए एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हो सकते हैं पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। इमरान खान ने किया नॉमिनेट। दरअसल पाकिस्तान की राजनीति में जारी सियासी गहमागहमी के बीच इमरान खान के नेतृत्व वाली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए पूर्व न्यायाधीश गुलजार अहमद को नामित किया है और इनकी जानकारी पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने ट्वीट करके दी है। दरअसल पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इमरान खान को पत्र लिखकर कहा था कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति के लिए योग्य नाम सुझाएं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने निवर्तमान नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को भी इस बारे में बात की पत्र लिखा था। योग्य नाम सुझाने का प्रस्ताव देने को कहा था, तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें गोरखनाथ मंदिर में हमला और हमले के बीच घायल जवानों से मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीआरडी कॉलेज का किया दौरा, कहा आरोपी जो है वो कहीं न कहीं उस पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। गोरखनाथ मंदिर हमले में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। वहीं रविवार को 2 पुलिसकर्मी की बात करें तो 2 पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाला आरोपी मुर्तजा को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की हिरासत में लेकर पूछताछ की। कोर्ट में उसे पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जो है वो एक तरीके से बड़ी कट्टरता थी और उसने हथियार जो है जाकिर नाइक के वीडियो देख कर वो आतंकी कनेक्शन भी तलाशा जा रहा है। जाकिर नाइक के वीडियो देखता था, उसने अपने हाथों में हथियार लेकर रखा था और मुर्तजा जो है उसके पास लैपटॉप थे, मोबाइल थे और बेरोजगारी होने का ढोंग कर रहा था। तो मामला जो है जांच चल रहा है। सीएम बाबा जो है वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। राज्यसभा में कांग्रेस सिमट रहा है दायरा। अब 17 राज्यों में नहीं बचा एक भी सांसद। राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म होती दिखाई दे रही है। बड़ा खेला हो गया है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब राज्यसभा में भी कांग्रेस के लिए संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। आने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद ऊपरी सदन में कांग्रेस के नंबर्स कम हो जाएंगे। इससे भी ज़्यादा चिंता ये बात की है कि कांग्रेस की भौगोलिक ग्राफ भी अब सिमट रहा है। अब 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
राज्यसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं रह जाएगा। बता दें कि मार्च में आखिरी में राज्यसभा में कांग्रेस के 33 सांसद हैं, एक एंटनी समेत। अगली एक और अपडेट, कश्मीर में 24 घंटे में 4 आतंकी हमले। अब दवा विक्रेता कश्मीरी पंडित बालकृष्ण को मारी गोली। जी हां, दरअसल कश्मीर में वो बह रही अमन की बयार आतंकियों को रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में आतंकियों ने कश्मीर में सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बनाने हुए 4 बड़े हमले किए हैं। सोमवार देर शाम को आतंकियों ने सोपिया के छोटीगाम गाँव में दवा विक्रेता कश्मीरी पंडित पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। इस हमले के उपरांत आतंकी घटना से भाग खड़े हुए। जानकारी के अनुसार दक्षिणी कश्मीर के सोपिया जिले के छोटीगाम गांव में दवा विक्रेता बालकृष्ण उर्फ सोनू कुमार बालाजी अचानक आतंकियों ने सोमवार देर शाम हमला कर दिया। दोस्तों, कल ही अभी कह सकते हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कश्मीरी पंडितों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग इस बार ऐसा बसिएगा कि अगले बार तक आपको घर मिल जाए, कोई निकाल ना सके। लेकिन ये चैलेंज कहीं ना कहीं सेना को दिया जा रहा है, चुनौती सरकार को दी जा रही है आतंकियों के द्वारा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, एलन मस्क ने ट्विटर में खरीदी हिस्सेदारी, बने इतने फीसदी स्टॉक के मालिक। जी हाँ, दिग्गज कारोबारी और इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी बनाने वाली टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी खरीद ली। एलन मस्क की तरफ से लगभग 9.2% पैसिव यानी निष्क्रिय स्टॉक खरीदा है। पैसिव शेयर को एक तरीके से लॉन्ग टर्म शेयर के तौर पर भी जाना जाता है। आपको बता दें, ब्लूमबर्ग न्यूज़ की एक खबर के मुताबिक यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की 14 मार्च 2022 की एक फाइलिंग से खुलासा हुआ है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का ताबड़तोड़ एक्शन। 100 दिन क्या होगा काम, अब योगी आदित्यनाथ करेंगे समीक्षा। मंत्रियों और अफसरों के लिए लक्ष्य भी तय कर दिया गया है। ताबड़तोड़ एक्शन जारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और इसी को देखते हुए अधिकारियों पर सीएम योगी बाबा कहर बनकर टूट रहे हैं। क्या छोटे बड़े अधिकारी सीधा डीएम तक सस्पेंड हो रहे हैं। अब तक 3 जिलों के डीएम को सस्पेंड किया जा चुका है, एक एसपी को सस्पेंड किया जा चुका है। योगी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए औरैया के डीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। नकल माफियाओं से साठगांठ के आरोप में औरैया के डीएम को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अनिल वर्मा पर अब विजिलेंस जांच भी बैठ गई। आज से अधिक मामले में भी जांच की जाएगी। इस संबंध में विजिलेंस की टीम भी जांच करेगी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, कर्नाटका की मस्जिदों में बंद हो लाउडस्पीकर। वरिष्ठ मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा बोले, लाउडस्पीकर से छात्रों और मरीजों को होती है परेशानी। दोस्तों, देश भर में जहां एक तरफ हिजाब विरोध के बाद अब लाउडस्पीकर का विरोध तेजी के साथ चल रहा है, इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से अब हिजाब के बाद लाउडस्पीकर का विरोध कर्नाटका में कहा है। मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के प्रयोग को बंद होना चाहिए और विरोध शुरू हो गया है। कुछ संगठनों द्वारा मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग उठाने के बीच कर्नाटका के वरिष्ठ मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने सोमवार को कहा है कि छात्रों और मरीजों के हितों का ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय का विश्वास में लेकर इस मुद्दे को समाधान निकाला जाना चाहिए। उल्लेखनीय है, कर्नाटका के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना की पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे ने भी पिछले हफ्ते मस्जिदों से लाउडस्पीकर बंद करने की मांग उठाई थी। हम चलते हैं एक और अपडेट। राजस्थान के करौली में 2 गुटों में टकराव के बाद इंटरनेट सेवा बंद, 42 घायल, अभी भी पूरी तरीके से धरपकड़ जारी है। राजस्थान के करौली में दोस्तों आपने देखा नवरात्रि के दिन कैसे हिंदुओं पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर किस तरीके से पथराव हुआ, ये सब ने देखा। पथराव कहाँ हुआ वो भी आप जानते हैं, एक मस्जिद के बाहर पथराव हो गए। हिंदुत्ववादी संगठनों ने फिर क्या किया, आओ देखा नताओ, वहाँ मुस्लिमों को दुकानों को फूंक दिया एक लाइन से फूंकने के बाद बवाल बढ़ गया है। अब गहलोत सरकार जो है बजरंगियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी संगठनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये नहीं कि पथराव करने वालों पर गिरफ्तारी की जाए। तो इस तरीके के मामले निकल के आ रहे हैं। अब आप इसे कैसे देखते हैं। बड़ी खबर, बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किए हुए 5 से 8 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहने के निर्देश। जी हाँ,
बजट सत्र के दूसरे चरण का आज यानी शुक्रवार को 14वां दिन था और इस बीच केंद्र सरकार सत्र के अंतिम सप्ताह के दौरान राज्यसभा के विधेयक पेश करेगी। आपको बता दें 5 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहने के आदेश दे दिए गए, जो कि एक बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें बीजेपी ने जारी कर दिया है अपना घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बीजेपी ने उन्होंने एक तरीके से व्हिप जारी कर दिया, सांसदों को रहने की बात कही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।